हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के बारे में। और इसके भी आपने सुना होगा कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके अंदर काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए थे, यानी कि उनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। और इसमें काफ़ी इसके न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए और इसमें काफ़ी सूखा भी पड़ गया था उस टाइम पे, यानी कि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई थी। और इसमें अपन देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस यानी कि माइक्रो और मैक्रो। और मेन इसमें टॉपिक रहेगा अपना जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में जानना, क्योंकि इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कहा जाता है वो जॉन मेनार्ड किन्स है। उसके बारे में जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमरजेंस। ये तो आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को लिखने वाले जॉन मेनार्ड किन्स थे, उसके बाद में ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक समझा जाने लगा, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद में ही। तो एमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1883 जून में हुआ था, 5 जून को कैम्ब्रिज के अंदर। इसकी जो डेथ हुई हो गई थी 46 के अंदर हो गई थी, 1946 में 21 अप्रैल को। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स थे और जर्नलिस्ट भी थे और फाइनेंशियर का भी बेस्ट वर्क करते थे। इनको कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार, प्रोलैंगेंट का मतलब क्या होता है? लगातार लॉन्ग टाइम तक वो अनएम्प्लॉयमेंट रहना, उनके कारण के बारे में बताना। उनके बारे में भी किसने बताया था? जॉन मेनार्ड किन्स ने बताया था, यानी कि जेम्स किन्स ने बताया था। ये याद रखना, ये टॉपिक इसमें से काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर थे, इकोनॉमिक्स थे, जर्नलिस्ट के भी थे। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये कैसे डिप्रेशन, क्या हुआ क्या नहीं था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स emerged after British economist John Maynard Keynes published his celebrated book General Theory of Employment, Interest and Money in 1936 के अंदर। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सेपरेट ब्रांच क्यों बोला गया? क्योंकि अपने आप में ये अलग डेफिनेशन देती है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड। तो इसने जब से ये तब फेमस में हुई, तब मैक्रो इकोनॉमिक्स ने इन्होंने पब्लिश किया 1936 में, जिसका पूरा नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑफ मनी, जिसमें ही मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर इसने बताया गया 1936 में। तो इसमें द ग्रेट डिप्रेशन 1929 इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स शो ए आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट। यानी कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 1929 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, उसका क्यों बोला गया ग्रेट डिप्रेशन? क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका, यूरोप जो शक्तिशाली देश थे, यानी कि बहुत डेवलप्ड कंट्री थी, उनके अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगी। आउटपुट बिल्कुल कम हो गया, किसी भी कोई भी चीज़ का परचेज होना बंद हो गया, जैसे कि आप पेंडेमिक के कारण हो रहा है। तो इसके कारण 1929 में जो बड़े जो यूरोपियन देश थे, नॉर्थन अमेरिका था, वो पूरे ह्यूज अमाउंट के अंदर क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लग गया, बेरोजगारी होने लगी। उसके बाद में जो यूएसए था, इसके अंदर क्या हो गया था कि 1929 और 33 में तो इसमें 25% तक क्या हो गया था? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, इसकी रेट 25% बढ़ गई थी। ठीक है, और आउटपुट बिल्कुल कम हो गया, यानी कि कम से कम 33% इसमें बताया जाता है, 33% इसमें आउटपुट क्या हो गया? तो उस टाइम पे कम हो गया था। अब ये इसकी पूरी डिटेल्स इसमें थर्ड पॉइंट में इसने क्या बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बी डिफाइंड इज द नंबर ऑफ पीपल who are not working and looking their jobs and divide by the total number of the people who are working and are looking for job। मतलब इसने क्या बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से अपन जान सकते हैं कि टोटल जो वर्क काम नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से जॉब की तलाश में, उसे टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो क्लासिकल थिंकिंग क्या बोलती है? तो दूसरा पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है क्लासिकल थिंकिंग। क्लासिकल थिंकिंग यानी कि जब से बुक रिलीज नहीं हुई थी, जॉन मेनार्ड ने कुछ अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया था, उससे पहले की जो थिंकिंग थी इकोनॉमिक्स की, वो कैसी थी? द डोमिनेट थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स बिफोर केन्स वाज दैट ऑल लेबर्स who are ready to work and will find the unemployment and all factors will be working their full capacity, their school थोट द क्लासिकल ट्रेडिशन। यानी कि जो किन्स से पहले
जॉन मेनार्ड किन्स से पहले जो थिंकिंग थी इकोनॉमिक्स की, वो क्या बोलते थे कि सभी लोगों को काम मिला हुआ है और एक तरीके से जो सभी फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर सभी लोग वर्कर काम भी कर रहे हैं और वो फैक्ट्रीज सभी कैपेसिटी के साथ में अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी कि वो लगातार प्रोडक्शन भी कर रही हैं और उनका ये मानना था कि सभी लोगों को काम मिल रहा है, जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो काम सभी को मिल रहा है। वो ये जानते थे पहले, कब, जॉन मेनार्ड किन्स से पहले की जो थिंकिंग थी इकोनॉमिक्स की वो ऐसी थी। इसके बाद में अप्रोचेज ऑफ केन्स, केन्स क्या कहना चाहते थे कि अप्रोचेज वाज एग्जाम दी वर्किंग ऑफ इकोनॉमी इन द इंटायरली एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक तो कंप्लीट स्टडी करनी चाहिए उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में, और उस आपस में जो सेक्टर हैं, कोई भी सेक्टर इकोनॉमी के अंदर है वो आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन सब की स्टडी करनी चाहिए, और इस हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रॉन्ज जन्म हुआ। अब पढ़ते हैं भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जॉन मेनार्ड किन्स ने उन्हें बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमिक एज ए होल, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो होल इकोनॉमी की इश्यू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती हैं उनकी स्टडी करता है। जैसे मैं बात करूं, अपन ने 11th क्लास में भी जो मैंने बताया था कि जो एक होल इंडिया के बारे में जानना, उसकी प्रॉब्लम को जानना, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना, इनकम के बारे में जानना, ये सब किसके स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी की जाती है। तो इसमें इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना, नेशनल इनकम के बारे में जानना, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है मार्केट के अंदर और एग्रीगेट डिमांड कितनी है, वो सब जानना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन स्टडी क्या होती है, नॉर्मल एज ए होल स्टडी करना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक इशू क्या है उसके बारे में, तो वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में। इसके बाद में लगभग आपके क्लियर बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं और एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो उसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग के बेसिस पे देखें तो इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि एक इंडिया के एक इंडिविजुअल पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से वो डिसीजन करता है, उसकी स्टडी करता है कि इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी स्टडी करता है एज ए होल, कि इंडिया की एज ए होल के थ्रू अगर देखा जाए, पूरी इकोनॉमी को लगाकर देखा जाए तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में बताता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग के बेसिस पे हो गया इंडिविजुअल एज ए होल के ऊपर। एग्रीगेट निकालना यानी कि एग्रीगेशन करना, एग्रीगेट जब निकालते हैं ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से निकालता है, लिमिटेड डिग्री एग्रीगेशन होता है, यानी कि जो एग्रीगेट करता है वो लिमिटेड होता है, इंडस्ट्रीज के फर्म के बेस पे डिफाइन किया जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज द डील विद इकोनॉमी एज ए होल, ऑल इकोनॉमी की डील करता है, वो एक इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से एग्रीगेट करता है। द वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसका जो एग्रीगेट निकालना, एग्रीगेट का मतलब होता है जो एवरेज जो निकालते हैं वो बहुत लार्ज एरिया के ऊपर होता है। ऑल इंडस्ट्री, नेशनल इनकम फॉर ऑल एग्जाम्पल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि वो एक फर्म के बारे में देख रहा था, एक इंडस्ट्री के बारे में, ये ऑल इंडस्ट्री इकोनॉमी के अंदर है, नेशनल इनकम के बारे में, ये सब इसके एग्जाम्पल। उसके बाद में सेंट्रल इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं उसका सोल्यूशन उसकी स्टडी कौन करता है, तो सिंपल सी बात है, ये सिर्फ ये जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं, रिसोर्सेज का कैसे बंटवारा हो उसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स सेंट्रल प्रॉब्लम को डील करता है, जो लेवल ऑफ इनकम के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है रिलेटेड टू प्रिंसिपल पॉलिसी, भाई इनकम कितनी है, पूरे देश की इनकम कितनी है, इस देश की कितनी है, उसके बारे में जानता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है एज ए होल के लेवल पे, उसकी प्रॉब्लम को डिटरमाइन करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सेंट्रल इशू के बारे में, ये जो भी रिसोर्सेज का एलोकेशन करना सेंट्रल प्रॉब्लम के बेसिस पे, ये होल एम्प्लॉयमेंट और इनकम के बारे में बताते हैं। बाद में मेथड ऑफ स्टडी, इट इज यूज ए पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इट इज शो इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर ऑन दी स्टडी अज्यूमिंग दैट थिंग्स बीइंग इक्वल। मतलब मेथड ऑफ स्टडी क्या होती है, तो मेथड स्टडी ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है, मतलब कि जो एक फैक्टर पे वन फैक्टर इफेक्ट करता है उसी के ऊपर डिस्कस करता है, जैसे कि लेबर लगा लो, लैंड वगैरह जो भी यूज किए जाते हैं उसी एक के ऊपर पार्टिकुलर डिस्कस करेगा। ठीक है,
और सभी बातों को क्या मान लेगा, कहीं ना कहीं इक्वल, अदर फैक्टर को क्या कर लेगा, बिल्कुल अज्यूम कर लेगा, बिल्कुल फिक्स मान लेगा और एक ही फैक्टर पे स्टडी करेगा। और वही मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो एज ए जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है, यानी कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल आउटपुट कितना हो रहा है, टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल सेविंग कितनी हो रही है, उसकी बेसिस की स्टडी करता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है जर्नल इक्विलिब्रियम, और ये पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी कि एक के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम यानी कि होल इकोनॉमी के बारे में जानना, टोटल के बारे में निकालना। तो मेथड स्टडी समझ में आ गया। अल्टरनेटिव नेम से भी इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसे अपन बोल सकते हैं प्राइस थ्योरी के बारे में, और इसको बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका दूसरा नाम बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिक क्लियर हो जाते हैं। पॉइंट ऑफ थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी, जो भी स्टडी की जाती है वेरिएबल्स के बेसिस पे, वो क्या होता है कि ये इसमें सिर्फ अपने को पता चलता है कि प्रॉब्लम्स आर डिमांड और सप्लाई। ये सिर्फ क्या बात करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे स्मॉल लेवल पे ये डिस्कस करता है कि भाई कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके बारे में डिस्कस करता है। लेकिन वहीं मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो एज ए होल इकोनॉमी टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी है और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस करता है कि भाई मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी है, एग्रीगेट निकालना, इंडिया के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, उसके बारे में स्टडी करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? तो ये इसके डिफरेंस थे, बेसिक आपको क्लियर हो गए होंगे कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मेथड स्टडी, अल्टरनेटिव नेम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी, मीनिंग के बेसिस पे, एग्रीगेशन के बेसिस पे, सेंट्रल इश्यू के बेसिस पे। अब बेसिक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ तक एरिया उसका है, कहाँ उसका स्कोप है, कैसे उस एरिया के अंदर उसको अपन कैलकुलेशन करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके इम्पोर्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो उस सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।